एक स्वस्थ समाज के लिए एक स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क का होना नितांत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों वाले सेक्शन में जहां पर भारतीय नागरिकों को गरिमा में पूर्ण जीवन व्यतीत करने का प्रावधान शामिल किया गया है, उसी के अंतर्गत यानी कि इस गरिमा में पूर्ण बिताने के प्रावधान के अंतर्गत ही एक बात और भी अंतर्निहित है, वह है कि स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन करना। तो एक बार फिर से आप सभी का दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है वह इसी से संबंधित है। दरअसल अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसके अंतर्गत दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वायु की गुणवत्ता है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक बार दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह की गैसों का मिश्रण देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यह हवा जो है लोगों के लिए दम घोटने का कारक बनती जा रही है। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है, क्यों दम घोटू हो रही है दिल्ली की हवा, और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले इस टॉपिक पे हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है और यह खबर चर्चा में क्यों बनी हुई है। इसके बाद हम देखेंगे कि दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारण कौन से हैं। इसके बाद एक नजर डालेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है और यह किस तरह से कार्य करता है। इस पर बात करते हुए हम लोग सफर प्रणाली के ऊपर भी गहनता से एक बार चर्चा कर लेंगे। इसके बाद विभिन्न वह कौन सी पहलें हैं जो सरकार के द्वारा उठाई गई हैं जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर हम एक प्रमुख पहल जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हुए इस वायु प्रदूषण का किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है और WHO ने इसके संदर्भ में किन बातों को उठाया है, इस पर चर्चा करते हुए अंत में एक प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न जो है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबर क्या है। और इस पूरे टॉपिक को अगर देखें तो सामान्य अध्ययन के पेपर 1 और 3 से जोड़ करके इसको देखा जा सकता है। तो खबर जो आई है फर्स्ट पोस्ट के एक्सप्लेनर सेक्शन से आई है। दिल्ली आनंद विहार सीज 999 AQI, यानी कि जो दिल्ली का आनंद विहार क्षेत्र है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो वह 999 के स्तर पर पहुंच गया है। हाउ मच शुड इट बी, यह कितना होना चाहिए। और यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, चर्चा में क्यों बनी है, तो दरअसल अक्टूबर माह में जो बारिश में कमी देखने को मिली है इसकी वजह से यहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और यह वर्ष 2020 के बाद सबसे खराब गुणवत्ता वाली वायु है। दरअसल 2 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक जो यहाँ पर देखा गया या मापा गया वह 999 था। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, जिसे संक्षिप्त में सफर कहते हैं, और वायु गुणवत्ता सूचकांक ने जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहां पर 343 जो इसका स्तर था इसको दर्ज किया है और ये दोपहर 2 बजे के आसपास दर्ज किया गया था। इसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स CN.org के अनुसार यह एक वेबसाइट है जो कि वायु गुणवत्ता सूचकांक से संबंधित ही है। उसके अनुसार अगर बात करें तो दिल्ली के कई हिस्सों में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक थी वो 400 से ऊपर भी चली गई। तो निसंदेह यह एक तरह से बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है, जिसकी वजह से यह पूरी की पूरी रिपोर्ट या कह ले या पूरा का पूरा आर्टिकल जो है एक बार सुर्खियों में बना हुआ है। और आपको पता ही होगा कि दिवाली जो है बहुत ही नजदीक है और दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो वायु की गुणवत्ता है उसमें गिरावट आती है, साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र है वहां की जो हवा है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि वह कौन से प्रमुख कारक हैं जो कि दिल्ली की हवा में एक तरह से कह ले कि जहर घोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखें कि पड़ोसी राज्यों में पराली का जलाया जाना। जो दिल्ली से सटे आसपास के राज्य हैं वहां पर बड़े पैमाने पर पराली को जलाया जाता है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। अब यहां पर आप देखिए कि अगर दिल्ली की लोकेशन देखें तो इससे सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश देख ले, यहाँ पर हरियाणा है देख ले, यहाँ पर फिर इधर जो आसपास के अन्य क्षेत्र हैं जहां पर पराली को जलाया जाता है, तो उसकी वजह से
जो एयर प्रदूषण है या कह ले वायु प्रदूषण, उसमें हम वृद्धि देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि जो निर्माण गतिविधियां हैं, वो भी इसके अंतर्गत जो वायु प्रदूषण है उसमें वृद्धि का एक प्रमुख कारण बनते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक प्रदूषण भी इसमें आप ही देख ही सकते हैं। इसके अलावा बारिश की कमी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अक्टूबर के माह में जो बारिश में कमी हुई है, उसकी वजह से वायु प्रदूषण में वृद्धि देखने को मिल रही है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ ही साथ वाहन एवं अन्य घरेलू उपकरणों जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, इन तमाम उपकरणों के द्वारा जो भी गैस उत्सर्जित की जाती है, वो भी वायु प्रदूषण में वृद्धि का प्रमुख कारण बनते हैं। साथ ही साथ दिल्ली की जो भौगोलिक स्थिति है, अगर उसको देखें तो दिल्ली एक तरह से लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि यह चारों तरफ से अन्य राज्यों से, अन्य भूखंडों से अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड है। इसकी वजह से भी यहाँ पर वायु प्रदूषण में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये कुछ प्रमुख कारक रहे जो कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण में वृद्धि कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है। यह मुख्य रूप से एक पैमाने के भांति कार्य करता है, जो कि सरल शब्दों में अगर कहे तो आम जनता के लिए वायु की क्या गुणवत्ता है उसको आसानी से बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2014 में एक वृहद सरकारी पहल के रूप में की गई थी। इसे एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या को ही वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, या वायु गुणवत्ता सूचकांक को एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो यह स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसके साथ ही एक आध दो और स्टेटमेंट भी दे दिया जाएगा और इस तरह से कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही कथनों का चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक से ही संबंधित है। इसके अंतर्गत देखें तो 6 एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रेणी बनाई गई है, तैयार की गई है, जो वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को इंगित करती है। और इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया। वो कौन कौन से प्रदूषक हैं और कौन कौन सी ये 6 श्रेणियां हैं, इसको अभी हम लोग आगे की स्लाइड में विस्तार से देखेंगे, जिससे कि आप लोगों को और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब वो 8 प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो PM2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सीसा। तो ये वो 8 प्रदूषक रहे जो कि वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार हैं। अब एक बार सफर प्रणाली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम अगर देखें हिंदी में तो वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान प्रणाली। यह एक अनुसंधान आधारित, जैसे कि नाम में ही लगा हुआ है अनुसंधान यानी कि रिसर्च, तो अनुसंधान आधारित प्रबंधन प्रणाली है। यानी कि इसका जो काम है मैनेजमेंट का है। अगर अंग्रेजी में इसके हम नाम को देखें तो इसका जो नाम हो जाएगा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड ये इसका फुल फॉर्म है अंग्रेजी में, हिंदी में ये दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत यह जो एक अनुसंधान आधारित प्रबंधन प्रणाली है, इसी के अंतर्गत वायु प्रदूषण को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि जो वायु प्रदूषण है उसको खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां इसमें शामिल होती है, जो कि देश के आर्थिक विकास के साथ साथ पैरेलल रूप से संचालित की जाती है या चल रही होती हैं। अब ये वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान जो संगठन है, सफर प्रणाली जो है, इसके अंतर्गत जो संगठन है, यह मुख्य रूप से PM1, PM2.5, PM10 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, BC मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, VOC, बेंजीन, पारा सहित कई प्रदूषकों की निगरानी करता है। और इनकी निगरानी कैसे की जाती है? तो इनकी निगरानी के लिए बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड
उपकरण लगाए गए हैं। ये ऑनलाइन उपकरणों के द्वारा इन पर निगरानी की जाती है। 24 घंटे के लिए इन पर निगरानी की जाती है, यानी कि 24/7 इन पर निगरानी बनाई रखी जाती है इन ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से, जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। और इसके अंतर्गत डेटा को 5 मिनट के अंतराल पर दर्ज किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 5 मिनट पर जो भी डेटा होता है इन ऑनलाइन उपकरणों के माध्यम से उसे दर्ज किया जाता है। तो ये इस तरह से पूरी की पूरी प्रणाली कार्य करती है। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले स्लाइड में बताया कि 6 श्रेणियां हैं और 8 जो है प्रदूषक है। तो 6 श्रेणियां हैं, ये अलग अलग कलर के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। गुड, इसके अंतर्गत देखिए जो रेंज है 0 से 50 है, सेटिस्फैक्ट्री 51 से 100, मॉडरेटली पॉल्यूटेड 101 से 200, पुअर की बात करें तो 200 से 300, वेरी पुअर 301 से 400 और सीवियर 401 से 500 के अंतर्गत। तो अलग अलग रंगों के माध्यम से इनकी जो श्रेणियां हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर 343 दर्ज किया गया था और दोपहर में 2 बजे के बाद यह 400 के आसपास भी चला गया था। तो यहां से अगर आप देखें तो जो कंडीशन है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की, तो वेरी पुअर बहुत ज्यादा और सीवियर यानी कि गंभीर रूप से खतरनाक हो चुकी है। तो इसलिए भी यह चिंता का विषय हो जाता है। अब जब दिल्ली में और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में जब वायु की गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे GRAP कहा जाता है। इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, यानी कि यह जो पूरा का पूरा सिस्टम है यह मुख्य रूप से आपातकालीन उपायों के लिए तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अब सबसे पहले यहां पर एक चीज देख लें कि वह कौन कौन सी पहलें हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके या इसे खत्म किया जाए। तो इसके अंतर्गत ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों दिल्ली एनसीआर के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके बाद प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी संस्थान है, कोई भी इंडस्ट्री है जिसके द्वारा पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके लिए जो भी जिम्मेवार संस्था है, जिम्मेवार व्यक्ति है, वह उसके लिए पे करेगा। स्मोक टावर लगाए गए हैं। सबसे ऊंचा वायु शोधक, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। BS6 वाहन लॉन्च किए जा रहे हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु नवीन आयोग एस्टैब्लिश किया गया है। टर्बो हैप्पी सीडर वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान यानी कि सफर प्रणाली, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया। वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए डैशबोर्ड, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स या इसी को NAQI भी कहते हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये विभिन्न पहले हैं जो कि वायु प्रदूषण में कमी ला सकती हैं या वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान देना है कि सरकारी पहलों के साथ साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक को भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है। तो मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र के लिए ही इस प्लान को एक्टिव किया जाता है और यह आपातकालीन उपायों का एक समूह है। तो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद वायु की गुणवत्ता में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए इसको एक्टिव किया जाता है। यह आपातकालीन उपायों का समूह है और इसका अनुमोदन जो है वर्ष 2016 में किया गया था सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और वर्ष 2017 में इसे अधिसूचित कर दिया गया था जब MC मेहता बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया था। अब इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्ष 2020 तक इसका जो कार्यान्वयन था सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण के द्वारा किया जाता था, जो कि राज्यों को ग्रैप उपायों को लागू करने के लिए दिशा निर्देश या आदेश दिया करता था। लेकिन वर्ष 2020 में इसे भंग कर दिया गया और इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, जिसे संक्षिप्त में CAQM कहते हैं। यानी कि वर्ष 2020 तक जो क्रियान्वयन करने की एजेंसी थी
वो कौन थी? ईपीसीए थी, लेकिन वर्ष 2020 में इसे भंग कर दिया गया है। तो वर्ष 2021 से इसके कार्यान्वयन के लिए जो प्रमुख जिम्मेदार एजेंसी है वो है CAQM, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। तो वर्ष 2021 से इसके कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? CAQM। अब CAQM की अगर बात करें यह किस पर निर्भर है मुख्य रूप से, तो IITM और IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और भारत मौसम विज्ञान विभाग के ऊपर ये पूरी तरह से निर्भर है वायु गुणवत्ता तथा मौसम संबंधी पूर्वानुमानों पर। यानी कि वायु की गुणवत्ता और मौसम संबंधी जो भी फोरकास्टिंग या वेदर फोरकास्टिंग कह ले, उसके लिए जो भी डाटा होंगे या तो जो भी सूचनाएं होंगी वो इन दो संस्थानों से प्राप्त करके ही कोई भी दिशा निर्देश जारी करता है। और अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली की हवा में गिरावट देखने को मिल रही है उसकी गुणवत्ता में, इसी को देखते हुए CAQM ने मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में संशोधन की भी घोषणा की गई है। और संशोधन क्या क्या किए गए हैं इसके लिए आप दृष्टि के अन्य प्रोग्राम को भी देख सकते हैं, वहां पर इसके बारे में डिटेल में बताया गया। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ पर समझिए कि जो संशोधित ग्राफ है इसमें लक्षित कार्यवाहियां शामिल है, यानी कि टारगेटेड है, यानी कि किसी भी काम के लिए एक स्पेसिफिक स्टेप या एक स्पेसिफिक पॉलिसी अपनाई गई है, यानी कि कुल मिलाकर के लक्षित कार्यवाहियां इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। अब देखें कि इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखें तो वर्ष 2021 में WHO ने कुछ दिशा निर्देश और कुछ अंतरिम रूप से लक्ष्य निर्धारित किए थे और यह भी कहा था कि यदि इन लक्ष्यों को, यानी कि वायु की गुणवत्ता को उन लक्ष्यों तक कम कर लिया जाता है तो प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में 2.3 साल ऐड कर सकता है, यानी कि उसकी जो आयु होगी वह इतनी और बढ़ जाएगी। इसके अंतर्गत अगर देखें तो मुख्य रूप से PM 2.5, PM 10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन तमाम वायु प्रदूषकों के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, कुछ अंतरिम दिशा निर्देश इनके लिए WHO के द्वारा जारी किए गए थे। अब यहां पर देखें कि PM 2.5 क्या होता है। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। 2.5 जो है इसके साइज को बताता है। यह मुख्य रूप से एक ऐसा सूक्ष्म कण होता है कि जिसकी जो साइज होती है वह 1 मीटर के 2.5 मिलियनवे हिस्से के बराबर या इससे भी कम होता है, या ये कह ले कि ऐसा पार्टिकुलेट मैटर या ऐसा कण जिसकी साइज जो है 2.5 माइक्रोन, ये सिंबल है माइक्रोन, इसे ऐसे लिखा जाता है माइक्रोन, या इससे भी कम जिस कण का व्यास होता है उसे ही हम 2.5 कहते हैं। और ये इतना छोटा होता है कि ये जो है फेफड़ों के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाता है और विभिन्न अंगों तक पहुंच करके हृदय से संबंधित, श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार की व्याधियां और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है, जिसके अंतर्गत स्ट्रोक आ सकता है। इसके अलावा श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, लंग्स कैंसर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी इसी के द्वारा हो सकती है, यानी कि जो PM 2.5 वाले कण होते हैं वह क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का प्रमुख कारण बन सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थानों के द्वारा बहुत सारी बातें या क्या प्रभाव हो सकते हैं इनके बारे में भी खुलासा किया गया है, जिसके अंतर्गत सांस लेने में तकलीफ होगी, यानी कि जो आने वाला समय है, खासकर अगर हम बात करें तो अगले जो 2 हफ्ते हैं दिल्ली NCR के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि दिवाली को देखते हुए जो फायर क्रैकर्स जलाए जाएंगे और जो आसपास के राज्यों में पराली जलाई जा रही है उसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ में बढ़ोतरी होगी। सफदरजंग वेधशाला की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 नवंबर को सुबह करीब 7 बजे जो दृश्यता थी, यानी जो विजिबिलिटी थी, वो घट करके महज 500 मीटर हो जाती है। यानी कि इस वायु की जो गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर एक तरह से धुंध भी क्रिएट हो रही है, जिससे कि जो विजिबिलिटी है वो भी प्रभावित हो रही है। और सबसे ज्यादा जो ये वो असर करने वाली है बच्चों और बुजुर्गों को करने वाली है, क्योंकि इनमें अस्थमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याएं
बढ़ सकती हैं। वायु प्रदूषण जो है, अगर देखें तो धूम्रपान या शराब की तुलना में पृथ्वी पर सबसे अधिक घातक कारकों में से एक है। डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो इसने ये बात कही है कि वायु प्रदूषण के कारण एक वर्ष में 70 लाख लोग या इससे भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब अगर वैश्विक स्तर पर हम देखें तो वह कौन सा क्षेत्र है या वह कौन से देश है जहां पर वायु प्रदूषण का घातक प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो अगर क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण का अब तक सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और देशों की बात करें तो नंबर 1 पर बांग्लादेश है, उसके बाद भारत, फिर नेपाल और पाकिस्तान शीर्ष 4 सबसे प्रदूषित देशों के अंतर्गत शामिल देश हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो बातें रही दिल्ली एनसीआर में, जो भी आजकल हवा की जो गुणवत्ता है, वायु की जो गुणवत्ता है, उसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है, उसके क्या प्रमुख कारण है, किस तरह से सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही जिससे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सके, और इसका क्या विभिन्न प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, और यदि इसको पा लिया जाता है, इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है, तो किस तरह से मानव की जो आयु है उसमें बढ़ोतरी हो गई। कुल मिलाकर के ये सारी मोटी मोटी बातें रही जो आपके काम की रही। और आइए एक सवाल को देख लेते हैं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। तो सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक NAQI के अंतर्गत 6 वायु प्रदूषकों को निगरानी हेतु शामिल किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015 में शुरू की गई एक वृहद सरकारी पहल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इन कूटों का प्रयोग करते हुए क्या इसका सही उत्तर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।